हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के सीरीज़ में आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर आई थिंक इट्स 10 राइट। लेट मी हैव अ चेक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज 8, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज 9। यस, चैप्टर नंबर 10। ये चैप्टर नंबर 10 डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग सीरीज़ में आ रहे थे, पार्ट 4A तक हम लोगों ने ड्यूटीज़ तक देख लिया था इन आर्टिकल नंबर 51A। ये वाला जो होगा ये पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पार्ट 20। इसमें वी विल सी आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली डील्स विथ अमेंडमेंट रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड, ठीक है, कुछ भी चेंज, कुछ भी अमेंड करने का पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट हैज़ द कंप्लीट अथॉरिटी टू डू अमेंडमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन इन केशवानंद भारती केस, मतलब मुझे लग रहा है आप लोगों को रट गया होगा, इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर दे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर वो अमेंड नहीं कर सकता है। Although we'll see this in the very next chapter itself, basic feature of the Indian Constitution, chapter number 11 में हम लोग इस केस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्टिल यू कैन कीप अच्छे, जैसे मैं अपने हर लेक्चर में बोलती हूँ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब ठहराया था? केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 में। ठीक है, अब अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है उसको जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, इतना याद हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 20। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। क्या पूरा पावर है? नहीं, पूरा पावर नहीं है। इतना पावर है कि वो अमेंड तो कर सकता है लेकिन बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकता है। प्रोसीजर देखते हैं अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है कि अमेंडमेंट बिल जो है वो हमारे ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। अब ईदर हाउस से मतलब क्या है? पार्लियामेंट में कितने हाउस है? 2 हाउस है। 2 हाउस कौन कौन से है? एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, यही दोनों हाउस है। ठीक है, तो अगर कोई मेंबर, ठीक है, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई प्राइवेट मेंबर हो, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पार्लियामेंट वाला चैप्टर में। इतना याद रखिएगा आप कि पार्लियामेंट के जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उसमें से कुछ चोजन मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट होकर के आते हैं इनडायरेक्टली, जो इलेक्ट होकर के मिनिस्टर्स आते हैं हमारे, वो होते हैं, और कुछ प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल होता है वो ईदर हाउस, मतलब या तो राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है किसी भी मेंबर से, या तो प्राइवेट मेंबर से या तो किसी मिनिस्टर से। दिस इज़ क्लियर? क्या बोला मैंने? किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी, ईदर बाय अ मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। ठीक है, अब बिल पास होने का प्रोसीजर क्या है? बिल पास होने का प्रोसीजर ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत कोई अमेंडमेंट तभी होगा जब उस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी के तहत पास किया जाए उस हाउस से। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि मान लीजिए, लेट मी शो दिस टू यू एक्चुअली। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पार्लियामेंट में, मतलब मान लेते हैं कोई एक हाउस है, लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 100 मेंबर्स है। ठीक है, टोटल 100 मेंबर्स है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि पहले तो 100 लोगों में से 50 लोग बोल रहे हैं कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि 100 में से 50 लोग बोल रहे हैं कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए। और मान लीजिए उस दिन जो 100 लोग आए, 100 लोग मेंबर्स है, जिस दिन वोटिंग हो रहा था बिल का, ठीक है, जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन 75 लोग ही आए थे। ठीक है, लेट मी इरेज दिस, लेट मी राइट दिस अगेन कि 50 लोगों ने हाँ बोल दिया था। ठीक है, और जिस दिन वोटिंग हो रहा था, मतलब 55 लोगों ने बोला हाँ ठीक है बिल इंट्रोड्यूस कर दो, तो बिल इंट्रोड्यूस होगा। पहला कंडीशन तो ये है कि 50 लोग, मतलब आधा लोग जो है मेंबर्स, उतना बोलना चाहिए कि हाँ बिल को लेकर के आओ, बिल देखा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जिस दिन वोटिंग हो रहा हो, जिस दिन वोटिंग हो रहा हो उस दिन मान लीजिए कि 75 लोग प्रेजेंट है। ठीक है, तो 75 लोग में से
2/3 मेजॉरिटी को बोलना चाहिए कि बिल पास होगा। 2/3 मेजॉरिटी से मतलब क्या है कि अगर 75 लोग उस दिन आए थे तो 75 का 2/3 क्या होगा? 75 का 2/3 लेट्स सी, 75 का 2/3 अगर हम लोग देखेंगे तो वो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 75। ये 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 25 × 2 = 50। मतलब आउट ऑफ 75 20 लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ बिल पास किया जाए। समझ आया? ये पता नहीं गई यहाँ क्या हो गया, लेट इट बी। ठीक है, तो मतलब अगर उस दिन 100 लोग पार्लियामेंट में प्रेजेंट थे, अगर पूरे 100 लोग मतलब पार्लियामेंट में हैं, पूरे 100 लोग पार्लियामेंट में हैं, तो पहले तो 50 लोगों को बोलना पड़ेगा कि हाँ बिल पास करो। ये कंडीशन जब हो जाएगा तो उसके बाद मान लीजिए जिस दिन वोटिंग हुआ तो उस दिन सब लोग नहीं आ पाए, कुछ दिक्कत हो गया, तो सिर्फ 75 लोग ही आए हैं। ठीक है, तो 75 लोग अगर आए हैं तो 75 लोगों का 2/3 मेजॉरिटी शुड एक्सेप्ट द बिल, तभी कुछ होगा। ठीक है, 75 लोगों का 2/3 मेजॉरिटी शुड एक्सेप्ट द बिल। दिस इज क्लियर। अब नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आगे क्या है कि जब इतना हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट को बिल दिया जाता है एसेंट के लिए। ठीक है, कि प्रेसिडेंट उसमें अपना एसेंट देगा। तो जब प्रेसिडेंट को एसेंट के लिए दिया जाएगा तो ऐसे क्या होता है कि प्रेसिडेंट बिल को रीसेंट कर सकता है। जो नॉर्मल बिल होता है प्रेसिडेंट उसको वापस से सेंड कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट उसे फिर वापस भेज देता है तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू गिव असेंट। ये ऐसे होता है कि अगर नॉर्मल कोई बिल रहा तो प्रेसिडेंट एक बार चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा, लेकिन अगर हाउस फिर से उसे वापस प्रेसिडेंट को भेज दे तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास ये प्रावधान नहीं है। बिल एक बार हाउस से उसके पास आया तो अब उसे असेंट देना ही पड़ेगा, कोई नो अदर ऑप्शन। असेंट तो मस्ट है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे असेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। मतलब ये जो प्रोसीजर है कि 100 लोग थे, 50 लोगों ने मान लिया था और उसके बाद फिर 75 अगर प्रेजेंट थे तो उसका 2/3 मेजॉरिटी ने भी उस दिन बिल पास कर दिया। ये कंडीशन दोनों हाउस में फुलफ़िल होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ राज्यसभा ने किया और लोकसभा ने तो किया ही नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों हाउस को बिल पास करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, अब नॉर्मल बिल में क्या होता है कि अगर दोनों हाउसेस के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि बिल पास नहीं हो पा रहा है तो जॉइंट सिटिंग नाम का एक प्रावधान होता है। ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट होल्ड कराते हैं। दोनों हाउसेस के मेंबर्स को वो साथ में बैठा देते हैं, कुछ वो लोग मतलब आपस में मेल मिलाप करके कुछ बातचीत करके बिल को पास करते हैं। ये जॉइंट सिटिंग होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। नो जॉइंट सिटिंग, मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर 100 मेंबर्स है पार्लियामेंट में तो पहले तो 50 लोगों ने बोला कि हाँ बिल को लाओ पार्लियामेंट में, हम उसका सुनवाई करेंगे। और जिस दिन बिल का वोटिंग हुआ उस दिन अगर जितने लोग भी प्रेजेंट थे, नॉट 75, इट्स नॉट, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि अगर जितने लोग भी उस दिन प्रेजेंट, अगर मान लो 100 भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे तो 100 का 2/3 शुड पास द बिल। ठीक है, अगर 100 लोग भी प्रेजेंट थे तो उसका 2/3 शुड पास द बिल, तभी बिल पास होगा। ठीक है, समझ आ गया ये सारा चीज़। उसके बाद कोई जॉइंट सिटिंग का पार्लियामेंट नहीं है। अच्छा, अगर मान लो कि बिल में कुछ ऐसा है जिससे स्टेट्स को भी कंसर्न है, मतलब स्टेट में ही कुछ ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया तो ऐसे बिल्स के केसेस में स्टेट्स को भी एक बार मतलब रैटिफाई किया जाता है। कैसा रैटिफिकेशन? कि एक बार वो सारे जो बिल्स है वो सारे राज्यों में भेज दिए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए 20 राज्यों में भेजे गए, ठीक है, तो अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब अगर 10 स्टेट्स ने उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया तो वो अमेंडमेंट बिल अब पार्लियामेंट में आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर मान लीजिए 20 राज्यों में चेंजेस आ जाएगा अगर वो बिल आ जाएगा तो, ठीक है, तो 20 राज्यों में से कम 10 राज्य उस बिल को पास करना चाहिए विथ नॉट अ स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। तो जब वो स्टेट में जाएगा तो वो कैसा मेजॉरिटी चाहिए? सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन वहीं जब वो पार्लियामेंट में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्पेशल मेजॉरिटी। स्टेट्स को कब रेफर किया जाता है? जब उस अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट्स कंसर्न्ड है, स्टेट्स में कोई ऐसा चेंज आ जाएगा जिसके वजह से स्टेट्स का कुछ प्रोविजंस में मतलब चेंजेस आने लगेगा अगर उस बिल की वजह से,
तो क्या हो जाता है, स्टेट्स को भी कंसर्न एक बार इन्फॉर्म किया जाता है, जिसमें से अगर जितने स्टेट्स को भी भेजा गया है अगर उनमें से आधे स्टेट्स ने भी उसे पास कर दिया तो बिल पास हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल से देख लेते हैं। वहीं आर्टिकल नंबर 368 के बारे में बात हो रहा है। 368 2 और 368 1 एंड 3। ये 368 पार्ट 2 जो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो हमारा 368 है ना, जो बात करता है किसके बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, ये 368 टू ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये उसी के बारे में बात किया जाता है। 368 क्लॉज 1 और क्लॉज 1 और 3 को लाया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन गोलकनाथ केस। ठीक है, 368 सब क्लॉज 2 ओरिजिनल टेक्स्ट है, 1 और 3 को लाया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और एक नंबर 4 भी लाया गया था केशवानंद भारती केस में, लेकिन उसे फिर नल एंड वॉइड कर दिया गया था मिनर्वा मिल्स केस में, मतलब उसे हटा दिया गया था। वॉइड का मतलब यही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 368 2 ओरिजिनल टेक्स्ट है, 368 1 एंड 3 को 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, और 368 पार्ट 4 को केशवानंद में लाया गया था, लेकिन मिनर्वा मिल्स में उसे हटा दिया गया था। फाइन। अब यहाँ पे कुछ समझाया गया है कि 2/3 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि जो लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, लोकसभा में टोटल होती है 545 सीट्स। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीट्स होती है, 545 सीट्स। तो जब 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी देखा जाएगा हाउस का, ठीक है, तो मान लीजिए 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी देखा जाएगा, तो मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि वैकेंसीज हो जाता है कि 545 सीट्स तो टोटल है लेकिन पूरा फिल्ड नहीं है। अभी मान लीजिए सिर्फ 539 सीटें ही फिल हुई है इस साल की लोकसभा में। ठीक है, कि लोकसभा में 545 सीटें फिल नहीं हुई है, 539 सीटें ही फिल हुई है। तो जो 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी होता है वो किस पे लिया जाएगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या बोलेगा कि 539 में, अगर 539 लोगे तो 539 पे ना 2/3 मेजॉरिटी लोगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। 2/3 मेजॉरिटी किस पे होता है, 545 पे। ठीक है, जो टोटल जो ओरिजिनल नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, 2/3 मेजॉरिटी उस पे होता है। ठीक है, समझ आया कि अगर हमारे लोकसभा में कितने सीट्स होती है, 545 सीट्स होती है, दिस इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स। लेकिन मान लीजिए उस साल 545 सीट्स नहीं ख़त्म हो पाए, सिर्फ 539 सीट्स ही फुलफिल हुए। ठीक है, तो बीच के तो 6 सीटें रह गई ना, तो जो हमारा 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी है वो 539 पे नहीं, वो 545 पे ही 2/3 मेजॉरिटी को गिना जाएगा। ठीक है, दिस वॉज इट। और उसके बाद अब आगे है, इफ़ 368 इज़ अमेंडेड देन स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ रिक्वायर्ड। मैंने बताया कि अगर स्टेट्स कंसर्न्ड है तो स्टेट्स को भी रेटिफाई किया जाता है। हाफ ऑफ द स्टेट्स उसे पहले कि अगर 20 स्टेट्स को भेजे तो 10 स्टेट को पहले उसको हाँ बोलना पड़ेगा विद अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अब कुछ क्रिटिसिजम्स दिए हुए हैं, क्रिटिसिजम्स को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि स्पेशल बॉडीज़ के लिए नहीं है ना, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारी उतनी सारी होती है उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मेरा मतलब क्या है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी टेल यू सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, फिर हमारा यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी, सीबीआई, ये लोग को कंसर्न नहीं किया जाता है, तो नो प्रोविज़न फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट के पास ही पूरा पावर है अमेंडमेंट का। ठीक है, मेजॉरिटी भी पार्लियामेंट को ही दिया जाता है कि पार्लियामेंट ही बिल पास कर सकता है। उसके बाद जॉइंट स्टेट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर साथ मिलकर कोई स्ट्रॉन्ग जॉइंट सिटिंग करके उसे रिजॉल्व कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर स्पेशल मेजॉरिटी का ही प्रावधान है कि स्पेशल मेजॉरिटी से ही होना है तो होगा। ठीक है, तो यही सारा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को नहीं देखा गया है, पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ऊपर से स्पेशल मेजॉरिटी का लफड़ा है। तो यही सब, तो अमेंडमेंट बहुत ही मुश्किल से होता है, तो यही सब है। फिर भी इट इज़ नॉट रिजिड, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 10 विच इज़ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Okay guys, so I would like to now end my video. If you loved the video, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can tell me in the comment section if you want any changes in my teaching pattern.
टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।